Hello students, today we will solve exercise 5.1 of NCERT Mathematics class 6. The name of the chapter is Understanding Elementary Shapes. So starting with first question, what is the disadvantage in comparing the line segments by mere observation? तो बेटा सबसे पहले तो मेयर ऑब्जर्वेशन के बारे में बताएं। मेयर ऑब्जर्वेशन क्या होता है बेटा, जब हम कोई चीज़ों को देख के बोल दें कि हाँ ये दोनों बराबर हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास ये स्केल रखी हुई है और ये जो स्केल नोटबुक में दे रखी है, यहाँ पे बुक में दे रखी है, ये दोनों की लेंथ बराबर है, इनकी डिस्टेंस यहाँ पे से यहाँ तक बराबर, या दो ये जो डिवाइडर दे रखे हैं ये दोनों बराबर खुले हुए हैं। मैंने बोल दिया कि ये दोनों मेरे जो फिंगर्स हैं, दोनों हाथों की जो फिंगर्स हैं ये दोनों बराबर खुली हुई हैं, लेकिन हो सकता है कभी ये मैंने बोला अब बराबर नहीं खुली हुई हैं, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ बराबर खुली हुई हैं दोनों के दोनों। तो ये जस्ट क्या करना है, किसी चीज़ को, दो चीज़ों को देख के कंपेयर करना कि आपका क्या है, ये दोनों फिगर बराबर हैं या नहीं है, छोटा बड़ा कंपैरिजन चलना। तो ये बोला है कि क्या डिसएडवांटेज है इसके। बिल्कुल जो डिसएडवांटेज इसके बता सकते हैं। देखो बेटा, जैसे देखो मैंने एक लाइन ये बनाई, ये यहाँ पे एक लाइन बनाई मैंने, और उसके नीचे ही फिर मैंने एक और लाइन बना दी। अब मैं इसको मेजरमेंट कर रहा हूँ, देखना खुद ही मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ। मैंने बोल दिया कि दोनों बराबर है। अब मैं एक्चुअल में ये बराबर है या नहीं है मैं देखने जा रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल लेंथ कब पता चलेगी, जब रूलर से करेंगे हम इसकी। तो जैसे देखो इसका 2.8 तक आ रहा है। ठीक है, 2.8 तक आ रहा है, लेकिन ये 2.7 भी नहीं पहुंचा है ढंग से। तो देखो ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, लेकिन मैंने अंदाजा क्या लगाया था कि दोनों बराबर है। मैंने जस्ट यहाँ पे, क्योंकि दोनों बराबर बराबर दिख रहे थे, दोनों की डिस्टेंस बराबर दिख रही थी, लेकिन ऊपर वाली मेरी आई थी 2.8 समथिंग और ये 2.6 या 2.7 तक जा रही है, इतना लगभग लगभग। तो देखो बेटा डिफरेंस तो आ गया। एक्चुअल लेंथ तो क्या थी ऊपर वाले की, 2.8 थी, तो नीचे वाले की भी कितनी आनी चाहिए थी, 2.8 आनी चाहिए थी। तो मेयर ऑब्जर्वेशन क्या होता है, खुद के द्वारा जो आप ऑब्जर्वेशन करके जो करते हैं कि कोई चीज़ दो बराबर है या नहीं है, तो ये चीज़ के डिसएडवांटेज हैं। हम जस्ट देख के पता नहीं कर सकती एग्जैक्ट बराबर है। हमें स्टार्स दिखते हैं ऊपर स्काई में दिखते हैं, तो वो क्या हम बोल देंगे कि दोनों बराबर स्टार जो हैं वो बराबर साइज़ के हैं, पर ऐसा होता है नहीं होता। सभी स्टार्स की जो साइज वगैरह होते हैं और डिस्टेंस भी हमसे क्या होती है, अलग अलग डिस्टेंस होती है, दूरी। तो जो मेयर ऑब्जर्वेशन होती है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक्यूरेसी। क्योंकि यही तो बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट नहीं आ रहा है इनका आंसर। तो हम बोलेंगे देयर मे बी चांस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग, क्योंकि हम ऐसे, हमारी आंखों में एकदम कैमरा फिट नहीं होता या मेजर स्केल फिट नहीं होती कि हम एकदम से चेक कर लें कि 2.8 ये है तो ये भी 2.8 है या नहीं है। हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देयर मे बी चांस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग बिकॉज वी कांट मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स बाय जस्ट व्यूइंग देम। लाइन सेगमेंट्स के बारे में आपको पता होगा, किसके दो एंड पॉइंट होते हैं और किसका पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, इट हैज़ टू एंड पॉइंट। तो इसका रीजन मैंने पूरा लिख दिया, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज इट बेटर यूज टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। कई बच्चे मुझसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, सर ये हमारे नोटबुक, ये जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें हमारा ये भी एक इंस्ट्रूमेंट रखा रहता है, इसका यूज क्या होता है, ये क्यों रखा होता है वहाँ पे। तो इसका यूज ये होता है बेटा, डिवाइडर बोलते हैं इसको। ठीक है, डिवाइडर इसको बोलते हैं। इसका यूज जो होता है वो एग्जैक्ट लेंथ को मेजर करने के लिए ही होता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है यहाँ पे कि इसका यूज जो है वो रूलर से भी ज़्यादा अच्छा क्यों माना जाता है। देखो बेटा, जो रूलर होता है ना, रूलर होता है, देखो अभी मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, मैं एग्जैक्ट लेंथ, आपने खुद ही महसूस किया यहाँ पे कि मैं इसको अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ कि 2.6 या 2.7 है, थोड़ा सा थिकनेस का ना प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, ये जो है डिवाइडर, अभी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन अगर मेरे पास डिवाइडर होता तो मैं क्या करता, एक इसको खोलता, जैसे इसने ओपन किया, आपको दिख रहा होगा एक्सपेरिमेंट से, एक कोने इस पर रख देता, एक इस कोने पर रख देता, और फिर क्या करता, ऊपर वाले में फिर मैं इसको उठाता, ऊपर वाले में रख देता और ऊपर वाले में रखता, और मैं चेक कर पाता, क्योंकि ऊपर वाले में एग्जैक्ट वहाँ पे फिट आता, तो मैं बोल देता कि इनकी डिस्टेंस दोनों की बराबर है। ऐसा हो सकता था ना। तो यहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा आती है, क्योंकि जो हमारा ये रूलर होता है ना, इसमें थिकनेस और ये जो इनके बीच में भी, मिलीमीटर के बीच में भी देखो कितना गैप है, आपको दिख रहा होगा। देखिए जो ये लाइन मिलीमीटर वाली लाइन है सेंटीमीटर के बीच में, तो इनके बीच में भी तो बहुत ज़्यादा गैप है ना। तो एग्जैक्ट लेंथ, तो वो जो ये हमारा डिवाइडर होता है इसकी नोक कितनी पतली होती है, तो ये जो यहाँ पे रखेंगे ना, यहाँ से और यहाँ पर तक रखेंगे, तो अगर उसको हम यहाँ पर से उठा के अब कहीं पे भी रखना तो एग्जैक्ट वही मेजरमेंट देगा।
लेकिन स्केल में क्या होगा, स्केल में हम एग्जैक्ट नहीं करते, क्योंकि कभी कभी थिकनेस हमारी चेंज हो जाती है, या हम जो मेजरमेंट कर रहे होते हैं यहाँ पे इतना बड़ा मोटा कर रखा है मैंने पेन, तो ये बहुत ज़्यादा हिस्सा ले लेगा। लेकिन अगर कंपास का जो डिवाइडर का पॉइंट है वो सिर्फ एक कोना लेगा बहुत छोटा सा, तो क्या होगा, कुल मिला के बात यहाँ पे की जा रही है एक्यूरेसी की। तो इट इज़ बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन रूलर बिकॉज द थिकनेस ऑफ द रूलर may cause difficulties in reading of her length. However, divider gives a accurate measurement. जो डिवाइडर होता है वो हमें क्या देता है, एक्यूरेट लेंथ देता है। अगर ये 2.8 होगा तो नीचे भी 2.8 ही कर सकते हैं। कैसे, इसको उठा के जोर से ऐसे नीचे को जमीन में धक्का देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए जैसे डॉट्स बन जाएंगे, तो उसके बीच में हम लाइन खींच लेंगे, तो एक्यूरेट लेंथ भी मिल जाएगी। और ये भी पता चल जाएगा अगर हम इसको दो लाइन सेगमेंट को अगर हम चेक करना चाहें कि ये बराबर लेंथ की नहीं है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। ऊपर वाले में रखा और ऊपर वाले में रख के नीचे वाले में रखा, अगर ज़्यादा हो रहा है तो हम बोल देंगे कि ऊपर वाले की लेंथ नीचे वाले से सिमिलर नहीं है। अगर एग्जैक्ट वही यहाँ पे बैठ जाए तो हम बोलेंगे कि बराबर है। तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट। डू यू नो अबाउट लाइन सेगमेंट? येस, ऑफ कोर्स, we have already learned about line segment in your previous chapter. That is, line segment is a part of line. Line segment is a part of line. ये होती है लाइन। मैंने बताया था आपको, आपने वीडियो देखे होंगे, ये लाइन होती है। लाइन के ऊपर ऐसे, अगर ये ए बी लाइन है तो इसको कैसे शो करते हैं, ऐसे। ये तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, इस लाइन में से ऐसे सीजर से कट कर देते हैं और जो बीच का हिस्सा निकल के आता है ना, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो यही चीज़ को ड्रॉ करो बोल रहा है। तो ड्रॉ तो हम स्केल से करेंगे, तो बोला ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, आपको पेंसिल से करना है, मैं थोड़ा क्लियर आपको दिख जाए इसलिए कर रहा हूँ। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, बोला एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दीजिए, उसका नाम ए बी रख दीजिए। ठीक है, हमने रख दिया ए बी नेम। और देखिए इसने यहाँ पे सिंबल ये ऊपर पे ऐसे क्यों बना रखा, ये दिखाना चाह रहा है कि ये लाइन सेगमेंट है। अगर ये लाइन होती तो क्या लिखता, ऐसे, ये ऐसे लिखता। ये लाइन सेगमेंट थी इसलिए इसको ऐसे शो किया, ठीक है ना। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, इतना हमने कर दिया। ये इसके एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये एंड पॉइंट्स हैं। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, ये बोला है कि एक सी पॉइंट लीजिए आप लाइंग बिटवीन ए एंड बी, मतलब कि ए से बी तक के बीच में कहीं पे भी सी ले लो, कहीं पे भी, मिड पे लीजिए, यहीं पे ले लीजिए सी, या यहाँ पे ले लीजिए, कहीं पे भी सी ले लो। लाइंग बिटवीन, लाइंग इन बिटवीन मतलब कहीं पे भी आ जाए। मेरा थोड़ा मन कर रहा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, सी पे ले लीजिए यहाँ पे। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। अब ये हमने ले लिया, अब ये हमारे लिए एक वर्क दे दिया इसने हमें। सबसे पहला वर्क क्या दिया था, ए बी ड्रॉ कीजिए और सी कहीं पे भी ले लो, इसमें बोल रहा है। अब उसके बाद एक काम करो बोल रहा है कि मेजर द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ मेजर करो बोल रहा है। अब सबकी अलग अलग आएगी। अब आप ये मत करिएगा कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए, सर आपकी तो इतना आ रहा था, मेरा तो इतना आया नहीं, मेरा रॉन्ग क्यों आ रहा है। ये बेटा अपनी मर्जी से है, इसमें ये नहीं बोल रखा कि इतने सेंटीमीटर की लो। तो सबके लिए छूट है। आपने जैसे आप मैंने बिना मेजर के हुए ऐसे नॉर्मल सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी, आप भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको मेजर कर लेते हैं, ए बी की लेंथ बताने को बोल रहा है, ठीक है। मेरा है यहाँ पे 11.7। तो ए बी की लेंथ कितनी आई है पूरी लाइन सेगमेंट की, 11.7। दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार अच्छे से, 11.7, बिल्कुल हाँ 11.7 है। अब उसके बाद बोल रहा है और भी चीज़ बोल रहा है, बी सी की भी चेक करो बोल रहा है, बी सी की भी चेक करो बोल रहा है। चलो ठीक है, बी सी की भी चेक कर लेते हैं। इसकी आई है भैया 8.7। बी सी की भी चेक करो बोल रहा है, बी सी, ये यहाँ से यहाँ तक भी तो बी सी एक लाइन सेगमेंट है ना, बी सी यहाँ से यहाँ तक की 8.7 आई। अब ए सी की चेक करो बोल रहा है, लास्ट है ए सी। ए सी की चेक कर लिया हमने, एग्जैक्ट 3 आ रहा है, ए सी की आ रहा है कितना, 3। अब बोल रहा है कि इज ए बी इक्वल टू, बोला है इज ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। इसने लाइन सेगमेंट नहीं बना रखा, लेकिन हम बना सकते हैं क्योंकि ये भी लाइन सेगमेंट है, ये छोटे छोटे पार्ट्स है ना। ये देखो, इसको लाइन सेगमेंट बोल सकता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक कि 2 एंड पॉइंट है, इसको भी लाइन सेगमेंट बोला जा सकता है, 2 एंड पॉइंट है। और ये पूरा लाइन सेगमेंट तो है ही, ए से लेके सीधा, तभी मैंने ऊपर भी सिंबल लगा दी। अब बोला है ए बी जो है वो ए सी प्लस सी बी के इक्वल है या नहीं है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है चेक कर लेते हैं।
सो ए बी तो हमको पता ही था, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है, सीधे हम 11.7 लिख देते हैं। ए सी प्लस सी बी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ए सी की वैल्यू कितनी है 3 प्लस सी बी की वैल्यू या बी सी जो भी कह लो आप, बात तो एक ही है दोनों। तो इन दोनों को प्लस करके कितना आया 11.7 आया। ए बी की वैल्यू भी यही आई और ए सी प्लस सी बी की वैल्यू 11.7 आई। तो हम लिख देंगे यस ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, क्योंकि लेंथ तो दोनों की बराबर आ गई ना प्लस करने के बाद। क्योंकि वैसे भी सिंपल सी बात है, इसको और इसको प्लस करके तो ये दोनों एक लाइन बनी है नॉर्मल सी। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए बी एंड सी, कॉमा लगा रखा है, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था ना अभी यहाँ पर किया था हमने, जो यहाँ पे किया था हमने वैसे ही क्या था। यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं ऑन अ लाइन सच दैट ए बी इक्वल टू 5, बी सी इक्वल टू 3 एंड ए सी इक्वल टू 8। इस बार बेटा आपका सबका आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि ए सी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दे रखा है। पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा था ना, उसने खाली बोल दिया था एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो, लेकिन इस बार आपको प्रॉपर बता रखा है भैया ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, ए बी इक्वल टू 5 है और बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। तो इस बार आपका भी एक जैसा बनेगा, मेरा भी सिमिलर बनेगा, ठीक है। इस बार आप बोल सकते हैं कि सर आपके जैसा मेरा आया है या नहीं आया, और अपनी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेयर ऑब्जर्वेशन ही चलेगी, क्योंकि आप वीडियो में देख के चेक नहीं कर सकते ना प्रॉपर, तो मेयर ऑब्जर्वेशन कहलाएगी वो। तो ये आपकी सजेशन जो होगी आपकी चेक करने की, वो करेक्ट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, पर आप मुझ पर बिलीव कीजिएगा, मैं आपको सही वाली बताऊंगा। ओके, इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, तो सबसे बड़ी वाली लाइन सेगमेंट को बना लीजिए। ए बी इक्वल टू 5 दे रखा है, बी सी इक्वल टू 3, तो ए सी सबसे बड़ा दिख रहा है ना, सबसे पहले ए सी बना लेते हैं, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर बनाते हैं बिल्कुल एक्यूरेसी से। यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है ना, जहाँ पहली लाइन होती है। कुछ बच्चे जहाँ से ये रूलर स्टार्ट हो गया ना, कभी कभी पता है आपको किसी किसी का रूलर यहाँ इतना ब्लैंक स्पेस देता है, तो ऐसा थोड़ा ना कि उसकी लेंथ कुछ और हो जाएगी। आपको जो पहली लाइन होती है ना इसमें ड्रॉ, ये पहली लाइन जो होती है, यहाँ से आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी पड़ती है, ठीक है बेटा। जो पहली लाइन ड्रॉ होती है छोटी सी है। अब देखिए कितना बोल रहा है, ए सी इक्वल टू 8, तो 8 सेंटीमीटर तक बनाऊंगा मैं। ये मैंने 8 सेंटीमीटर बना लिया, और इसका नेम कितना था, ए सी नेम था इसका। अब बोल रहा है कि ए सी तो हमने बना दिया 8 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि सच दैट ए बी इक्वल टू 5 एंड बी सी इक्वल टू 3। अब ए बी और बी सी भी लाने हमने इसी लाइन के बीच में, तो ए बी और बी सी कब आएगा। देखो कुल मिला के बात यह है, 3 पॉइंट के बारे में बात हो रही है। ए यहाँ पे हमने लिख लिया, बी सी यहाँ पे लिख लिया, तो मिसिंग कौन है, बी, और ए बी 5 बोल रहा है। तो इसका मतलब ये टोटल ए से लेके सी तक कितना डिस्टेंस बोला था 8, और ए बी बोल रहा है 5, इसका मतलब बी कहाँ है, बीच में है। तो ए बी, तो हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ करना है, ए से लेके बी तक हमें ड्रॉ करना है। और कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ए बी जब 5 आ जाए, तो देखिए यहाँ पे करके ज़्यादा समझ में आएगा आपको। यहाँ पे अब मैंने कर दिया, अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे बी लिख दूंगा मैं। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना था, 8 सेंटीमीटर था, और यहाँ से यहाँ तक अभी अभी मैंने मेजर करने के बाद बोला था ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए ये है पॉइंट 2, ऐसे कर दीजिए आप। अब बोल रहा है कि बी सी इक्वल टू 3, ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आ गया होगा, क्योंकि जब नॉर्मल सी बात है, अगर ये 8 सेंटीमीटर और मैंने 5 सेंटीमीटर यहाँ पे एक मार्क लगा दिया, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब उसके बाद बोल रहा है विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। ये बोल रहा है कि कौन सा ये ए बी और सी में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बाकी दोनों के बीच में आ रहा है। ए बी और सी में से ये 3 पॉइंट है ना, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बाकी दो के बीच में आ रहा है। तो कौन सा है, बी है, बी है ना, ये बी बाकी दोनों के बीच में आ रहा है, यही पूछा था। विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, मतलब कि कौन सा बाकी दो के बीच में आ रहा है। तो बी आ रहा है भाई ए और सी के बीच में, क्योंकि ए सी सबसे बड़ा था 8 सेंटीमीटर, ए से लेके बी तक का 5 था और बी से लेके सी तक का 3 था। तो ए और सी के बीच में क्या आएगा, बी। तो आप लिख दोगे आंसर में इसका 4th का आंसर जो आएगा आपका, ऐसे ड्रॉ कर लेना लाइन सेगमेंट आप, बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ये बोला है कि ए से लेके जी तक का इसने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है,
जो लाइन ड्रॉ कर रखी है उसमें ए से लेके जी तक के जो पॉइंट हैं उसमें बोलता है कि ए और जी के जस्ट बीच में डी है। कैसे प्रूफ करेंगे हम डी जस्ट बीच में है? अच्छा ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जांपल से क्लियर समझ में आएगा। मान लो मेरे पास एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, सॉरी, ये है 8 सेंटीमीटर की, ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया ए बी। अब मैं इसके बीच में मान लो अपनी तरफ से अगर बना लूँ एक पॉइंट सी मान लिया। अब मैं बोलूँ कि ये जो सी है ये एकदम मिड में पड़ता है, मतलब कि ए और बी के जस्ट बीच में है। आप कैसे चेक करोगे इसे? आप क्या करोगे, ए से लेके सी तक की डिस्टेंस चेक कर लोगे, सी से लेके बी तक की डिस्टेंस चेक कर लोगे। किससे? रूलर से। तो रूलर से चेक करके आप इसको क्या बता दोगे, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस जो है, सी तक की डिस्टेंस कितनी आ रही है, 3.8 आ रही है, और यहाँ पे सी से लेके बी तक की डिस्टेंस जो है 4.2 आ रही है। अब दोनों की डिस्टेंस जो है लेंथ है जो, वो दोनों की क्या कर रही है, वेरी कर रही है, मतलब चेंज है दोनों की। इसके 3.8 है, इसका 4.2 है। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये मिड पॉइंट कैसे हो गया? ये तो गलत है। तो मिड पॉइंट कैसे चेक करते हैं हम? लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस चेक कर लेते हैं और राइट हैंड साइड की डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। अगर दोनों डिस्टेंस सेम है तो हम बोलते थे कि ये क्या है, पॉइंट मिड पॉइंट है। अब हमें चेक करना है कि डी है या नहीं है, तो सेम यही मेथड हम इसमें भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 5th क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ ए डी, यहाँ से ए से लेके डी तक की चेक कर लेते हैं। कितना यूनिट है बेटा? 1 से इनके बीच में 1 का गैप है, 2 का गैप है और 3 का, 3 यूनिट्स। मैं यूनिट्स क्यों बोल रहा हूँ बेटा? क्योंकि जो 1 से लेके 2 तक के बीच में इसने जो स्केल बना रखी है ना बेटा, ये ऐसी स्केल नहीं है जो हमारी स्केल से मैच करी है, क्योंकि ए से लेके बी तक के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप नहीं है, इसने एक अपनी अलग स्केल बना रखी है। तो जब भी कोई अपना अलग स्केल बना दे और वो औरों से मैच ना हो, तो हम क्या करते हैं, उसको यूनिट लिख देते हैं उसके आगे। अगर ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग कर लो, अगर ये मीटर में है तो मीटर के अकॉर्डिंग कर लो, जो भी है। आप हमें पता नहीं होता तब हम खाली क्या लिख देते हैं, यूनिट लिख देते हैं, ठीक है ना। यूनिट मतलब कि जो भी चीज़ लिखने वाले हम, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हमें पता नहीं है इसमें क्या है, सेंटीमीटर में दे रखा है, मिलीमीटर में दे रखा है, किस तरह से इसने मेजरमेंट ये 1 से लेके 2 तक का दे रखा है, हमें पता नहीं है। क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो 1 से लेके 2 तक 1 होना चाहिए गैप, लेकिन ये 1 का गैप नहीं है। इसका मतलब इसने खुद की स्केल बना रखी है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम क्या लिख देते हैं, आगे पे खाली यूनिट लिख देते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप, 2 का गैप और 3 का गैप, तो 3 यूनिट्स लिख दिया हमने, ठीक है। तो लेंथ ऑफ, इसी तरह से कितना, लेंथ ऑफ डी जी इक्वल टू, यहाँ एफ से लेके जी तक 1 यूनिट, एफ से ई तक 1 और 1 2, और ई से डी तक फिर 1 + 1 + 1, मतलब कुल आ गए 1 2 और 3, फिर से कितना हो गया, 3 यूनिट्स आ गए। हेयर लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट डी जी। सो क्या लिख सकते हैं हम, डी इज द मिड पॉइंट ए जी। अगर जिसको ऐसे समझ में ना आया हो तो ऐसे चेक कर लेना, ज़्यादा दिक्कत की बात थोड़ा है। ए से लेके ऐसे लिख देना आप, 3 यूनिट की जगह ए डी की लेंथ यहाँ से चेक कर लो, देखो कितनी आई है, 1.9 आई है मेरी, 1.9 आई है, ठीक है। और यहाँ से डी से लेके जी तक की चेक कर लो, ये भी 1.9 आई है, देखो ऐसे भी चेक हो जाएगा। पर ये हमारी स्केल के अकॉर्डिंग आ रहा है, पर ये लेना चाह रहा है ना ए से बी फिर बी से सी, इसने पॉइंट जगह जगह पे स्टॉपेज बना दिए। तो हमें अच्छा ये रहेगा कि हम इनको ऐसे काउंट करें, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये ज़्यादा ईजी पड़ रहा है। पर आप अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ए से लेके डी तक की चेक कर लो 1.9, डी से लेके जी तक की 1.9, यहाँ पे 3 यूनिट की जगह 1.9 आ जाएगा। फिर आप लिख दो हेयर लेंथ ऑफ ए डी इक्वल टू डी जी, फिर यही आ जाएगा, है ना। प्रूफ तो आप कैसे भी कर सकते हो, मेथड वही रहेगा। एक इस तरफ की लेंथ चेक कर लो, फिर इस तरफ की लेंथ चेक कर लो, दोनों की बराबर है तो वो इक्वल आएगा, ठीक है ना बेटा, मिड पॉइंट आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, वेयर ए बी सी डी लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, से वाई ए बी इक्वल टू सी डी। चलो ये क्वेश्चन करने से पहले ना बेटा मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा मैं आपसे एक बार बोलूँ, राम और मोहन और रोहन 3 बच्चे थे, ये बहुत अच्छे फ्रेंड थे एक दूसरे के। अब मैं बोलूँ राम और मोहन के पास, राम एंड मोहन के पास इक्वल मनी है 10 रुपीज़ और ₹10। राम और रोहन के पास इक्वल मनी है कितनी, ₹10, ठीक है। अब मैं बोलूँ
मोहन और रोहन के पास भी इक्वल मनी है ₹10 और ₹10। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि राम और रोहन के पास भी बराबर है? अरे भैया सिंपल सी बात होगी ना, राम और मोहन के पास 10 थे, और मोहन राम मोहन के इक्वल है और मोहन रोहन के इक्वल है, तो इसका मतलब राम और रोहन भी तो इक्वल हुए। देखिए इनके पास रुपीस से आपको समझ में आ रहा होगा। देखो जब भी ये चीज़ें इक्वल हो जाती है बेटा, कोई एक चीज़ इससे इक्वल हो जाए तो ये और ये भी इक्वल हो जाते हैं। बिल्कुल होंगे, क्योंकि राम और मोहन के पास ₹10 है और मोहन और रोहन के पास भी ₹10 है। तो सिंपल सी बात है, राम और मोहन के पास जितने रुपीज़ हैं उतनी मोहन और रोहन के पास भी हैं। तो इसका मतलब हम ऐसा भी सोच लेते हैं राम और रोहन इक्वल हैं एक दूसरे के। नहीं आया समझ? दोबारा सोचिए। राम मोहन रोहन 3 फ्रेंड्स थे। राम और मोहन के पास सेम रुपीज़ थे, 10 रुपीज़ 10 रुपीज़, और मोहन और रोहन के पास भी 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ थे। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि राम और रोहन के पास भी बराबर रुपीज़ है? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि राम और मोहन के पास दोनों के पास 10-10 थे और मोहन के पास भी 10-10 थे। तो इसका ये और ये भी तो इक्वल ही आ रहे, इनकी मनी भी तो 10 के इक्वल आ रही। ये अगर मैं राम के रुपीज़ की बात करूँ, रुपीज़ के 10 थे और रोहन इसके पास भी 10 थे, यहाँ से पता चल गया हमें। तो हम दोनों को भी इक्वल लिख सकते हैं। इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, अब देखिएगा कहाँ से। इसने बोला इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये ए सी मैंने ड्रॉ किया है, ए सी मैंने ड्रॉ किया पहले, तो बी जो है मिड पॉइंट है इसका। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इफ बी इज द मिड पॉइंट, पहले मैं बोला है ना इसने, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो इतना ही अभी तक इतना ही कर रहा हूँ मैं। इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, अभी आगे का छोड़ दीजिए आप। इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन क्या होगा? ए बी इक्वल टू बी सी होगा, नहीं होगा? ऐसा होगा। एक स्टेटमेंट मिल गया हमें, देखिए कैसे। ए से लेके सी तक कितना मैंने 6 ले रखा, तो ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी 3, और बी से लेके सी तक की भी डिस्टेंस चेक कर लीजिए आप, कितनी है 3। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था ना, कैसे चेक करते हैं। यहाँ से यहाँ तक चेक कर लो और यहाँ से यहाँ तक चेक कर लो, अगर बी मिड पॉइंट होगा तो ये डिस्टेंस दोनों की क्या होगी? बराबर होगी। तो बिल्कुल है इस क्वेश्चन में। तो ऐसा लिख सकते हैं हम, अगर ए और सी अगर लाइन सेगमेंट है ए सी, उसके बीच में बोलना मिड पॉइंट बी है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए बी इक्वल टू बी सी? ऐसा लिख सकता हूँ मैं? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अभी हमने क्वेश्चन किया था, तो ठीक हो गया। उसके बाद आगे बोलता है, यहां तक हमने कंप्लीट कर दिया, एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ये बोला सी जो है मिड पॉइंट है बी डी का, ये बी डी उसी से आगे को करना है, क्योंकि इसने बोला वेयर ए बी सी डी लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, तो मतलब एक ही लाइन पे है। और बोलता है कि जो बी था वो ए और सी के बीच में है, और जो सी है वो बी और डी के बीच में है। जब सी जो है वो बी और डी के बीच में है, तब क्या होगा? जब सी बी और डी के मिड पॉइंट है, जब सी बी और डी के मिड पॉइंट है, तब क्या होगा? बी सी इक्वल टू सी डी होगा। बिल्कुल होगा, आप चेक कर लीजिए। जब सी मिड पॉइंट है बी डी का, देखते हैं, ये देखिए, ये 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, देन क्या लिख सकते हैं हम? ये डिस्टेंस बराबर होगी ना, ये दोनों, ये बी से लेके ये जब मिड पॉइंट होगा सी किसका? बी और डी का, तब हम लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू सी डी। अब देखिए वही चीज़ दोबारा मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। मैंने बोला था ना मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ, आपने अभी तक गौर किया होगा कि मैंने अभी तक यूज़ किया ही नहीं इसका, अब करने वाला हूँ। देखिए ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, और बी सी जो है वो सी डी के इक्वल है। ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है और बी सी जो है वो सी डी के इक्वल है, तो इसका मतलब ए बी और सी डी भी तो बराबर होंगे। ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे आप लिखना मत। देखो इनके पास अगर ए बी के पास 10 रुपये हैं, तो बी सी के पास भी अगर 10 रुपये मान लेते हैं, तो अगर बी सी के पास तो पता ही था कितने रुपये हैं, 10 रुपये, और ये इसके इक्वल बता रहे, तो इसके ऊपर भी 10 रुपये रखने पड़ेंगे। तो सबके पास 10-10 नहीं हो गए क्या? ए बी सी के इक्वल और बी सी डी के, तो ए बी और सी डी भी तो बराबर हुए। तो आपको लिखना नहीं है, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ में आ गया होगा काफ़ी बच्चों को। ए बी अगर बी सी के इक्वल है और बी सी डी के इक्वल है, तो ए बी और सी डी भी इक्वल होंगे। सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 we can say ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है,
या ऐसे समझ लीजिए ए बी की जो एज है वो बी सी की इक्वल है और बी सी की जो एज है वो सी डी की इक्वल है, तो ए बी और सी डी की भी तो बराबरी हुई। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। बोला है कि 5 ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर दीजिए और उनकी मेजर को, जो मेजरमेंट है उनको नोट कर लीजिए रूलर से, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ज़रा चेक करके दिखाना तो कि जो टू साइड का सम है, जो टू साइड का सम है वो थर्ड साइड से छोटा तो नहीं है, ऐसा चेक करो तो बोल रहा है। ज़रा तो देखते हैं, अभी जब मैं करूँगा ना आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखते हैं थोड़ा, फिर सब समझते हैं, ठीक है। तो पहले तो बोला 5 ट्रायंगल्स ड्रॉ कर दीजिए, तो 5 ट्रायंगल ड्रॉ करने, और उसने बिल्कुल भी नहीं बोला कि एक दूसरे से मिलते जुलते हो, कैसे भी, मतलब आपको ऐसा नहीं करना कि प्रकार से बनाना है या कुछ ऐसा करना है, जो मर्जी आए जैसा आए आपको 5 ट्रायंगल बना लेने हैं। मेरे मर्जी ये आ रही, मैंने ये बना दिया पहला ट्रायंगल, क्योंकि अब तो इसने खुद से बोल दिया कि ड्रॉ कर लो तो कर लो कुछ भी ड्रॉ, बस किससे करना है, स्केल से करना है, ABC। दूसरा मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसा बनाऊँ, दूसरा मैंने ऐसे बना दिया। होते हैं ना ट्रायंगल सारे टाइप के, बिल्कुल होते हैं। तीसरा मेरा ऐसा मन किया, मैं ऐसा बना लेता हूँ। कैसे भी, कहीं भी, कितना बड़ा कितना छोटा, ऐसा कुछ ज़रूरी है ही नहीं, ठीक है। सबका अपना अपना बनेगा जैसा भी। मैं थोड़ा तिरछा भी बना सकता हूँ, मैंने तिरछा बना रखा थोड़ा, तो इसमें ज़रूरी नहीं है। इसका नाम लिख देते हैं हम PQRSTU, ठीक है। सबके नाम अलग अलग लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब ये है, अब कैसे बनाएं, अब एक ऐसा बनाता हूँ मैं, ऐसा बना दिया मैंने ट्रायंगल, ठीक है। 5 ट्रायंगल बनाने हैं, कैसे भी बन जाए। ABC हो गया था, DEF लिख दिया। अब एक ट्रायंगल यहाँ पे बना देते हैं छोटा सा। 5 ट्रायंगल बनाने हैं तो कैसे भी बना लो, छोटे बड़े बना लो चाहे साइज में, बस आपको बनाने थे 5, DFGHI कुछ भी ले लो, ठीक है। 5 ले लिए और इनका मेजरमेंट चेक करो बोल रहा है, ठीक है। अब मैं सबका मेजरमेंट चेक तो करना ही पड़ेगा। B से लेके जैसे C तक मेरा जो डिस्टेंस है वो कितना आया है, 6.7 सेंटीमीटर। A से लेके B तक कितना, A से लेके C तक कितना आया है, 6.9 4.2 ऐसे डिस्टेंस चेक करनी है आपको। मैं 2 में करके दिखा रहा हूँ आपको, सब में एक ही जैसा होता है, फिर मैं आपको 2 में ही रिजल्ट बता दूंगा, बाकी 3 में भी आप करके दिखाना, ठीक है बेटा। मैं 2 का करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा वरना। 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और SU का जो लेंथ है वो है 6.7, देखिए टाइम बहुत लग रहा है, 6.7 सेंटीमीटर। 7 T से लेके U तक कितना है, ये सबका अलग अलग आएगा बेटा, ठीक है ना बेटा, सबका अलग अलग आएगा, क्योंकि अपनी मर्जी से बनाना था कोई भी डिस्टेंस लेके। 5.4 सेंटीमीटर। चलो एक और ले लेते हैं, 3 कर लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं। 4.5 सेंटीमीटर। और ये कितना है, 4.9 सेंटीमीटर। और ये कितना है, ये 4.5 ही था, हाँ। ये कितना है, 4 बिल्कुल एग्जैक्ट लेन लेनी है आपने, 4.7, 4.8। चलिए ठीक है, यही था। ये बोला था इसने ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स, आपको बाकी 2 का भी करना है। आपका सबका प्रोसीजर एक ही जैसा फॉलो करेंगे आप। ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर दियर साइड, चेक इन ईच केस, हर एक का देखना है बोल रहा है। इफ़ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। चेक करो तो जरा, बोल रहा है कि 2 साइड का सम तीसरे से छोटा तो नहीं आता, ऐसा चेक करो बोला है। इसका मीनिंग ये है कि 2 साइड का सम चेक करो कि वो तीसरे से छोटा तो नहीं आ रहा है। तो 1 2 3 में करके दिखाता हूँ आपको, सब में एक ही जैसा होता है, ठीक है ना बेटा। कोई भी 3 साइड, कोई भी साइड ले लो, कोई भी, जरूरी है ही नहीं कि कोई भी ले लो आप। मैं AC और BC ले लूँ,
ए सी और बी सी ले लेते हैं, चलो ठीक है। दो साइड का सम बोल रहा है कि तीसरे से बड़ा आता है नहीं आता है, ठीक है। हियर आपको क्या करना है, एक बारी में एक ट्रायंगल फिर उसका रिजल्ट लिखना है, ठीक है बेटा। या ऐसा एक ट्रायंगल बनाना, उसका रिजल्ट यहाँ सामने लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर ऐसे नीचे पे दूसरा तीसरा चौथा ऐसे। तो हियर मैंने बोला था ए सी और बी सी लेने वाला हूँ मैं, ए सी एंड बी सी। तो ए सी प्लस बी सी इक्वल टू कितना आएगा, 6.9 प्लस 6.7। इनको प्लस करना है ना, तो बोल रहा है कि इनको प्लस कर लेते हैं। ये आएगा 9 प्लस 7 6, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13, 13.6 आया। ये बोला था क्या, इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। क्या दो साइड का सम तीसरे से छोटा आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया। कहाँ आया, ये कहाँ आया, पहले ऐसा लिख दो, ए सी प्लस बी सी इज नॉट लेस देन थर्ड साइज क्या बची आपकी, ए बी तो बची ना। यही तो बोला था कि दो साइड का सम तीसरे से छोटा आ जाए, लेकिन ऐसा थोड़ा ना हुआ। हेयर ए सी प्लस बी सी, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा है, छोटा नहीं आया। इसने बोला कि चेक करो तो जरा, दो साइड का सम तीसरे से छोटा तो नहीं है। छोटा कहाँ है, दो साइड का सम तो तीसरे से बड़ा है। तो आप लिखोगे हेयर ए सी प्लस बी सी इज नॉट लेस देन ए बी। तो यही जो रिजल्ट आ रहा है वही आपको लिखना है बार बार, हेयर ए सी प्लस बी सी इज नॉट लेस देन ए बी। ऐसे ही सेकंड वाले में भी करना आपको। सेकंड में किसको लो बताइए जरा, चलो इन दोनों को ले लेता हूँ इस बार, ठीक है। फिर से इसमें चेक करना है, इसका रिजल्ट मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, यही स्टेटमेंट रहेगा। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पे एस टी प्लस टी यू, एस टी प्लस टी यू। एस टी कितना है 4 और टी यू कितना है 5.4, तो कितना आया 9.4। 9.4 6.7 से छोटा है क्या? उसने बोला था चेक करने के लिए, छोटा है, चेक करो बोल रहा है वो। इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो दो साइड का सम तीसरे से छोटा है क्या? नहीं, तीसरा साइड तो 6.7 है। तो फिर से क्या आ गया, हियर एस टी प्लस टी यू इज नॉट लेस देन, तीसरी साइड क्या बच गई, एस टी और टी यू इज नॉट लेस देन एस यू। एस टी और टी यू यूज कर ली थी, बची कौन सी, एस यू, नॉट लेस देन एस यू। तो हर किसी में क्या आ रहा, हर किसी में क्या आ रहा, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा आ रहा है। हाँ, यही एक रूल होता है ट्रायंगल में, एक रूल होता है बेटा कि दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। ये आपको यहाँ पे गलत स्टेटमेंट दे रखा है इसने, इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। ये नहीं होता, कभी नहीं होता। दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, चाहे कोई भी ट्रायंगल ले लो आप, दुनिया में कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, हमेशा दो साइड का सम, कोई भी दो साइड ले लो, उनका सम तीसरे से बड़ा ही आएगा। यही हम रिजल्ट, तभी मैं बोला था मैं तीसरे तक ही करूँगा, आप इन दोनों को करेगा उसमें भी वही रिजल्ट आएगा जो आप अपने मन से बनाने वाले हैं। एक और कर लेता हूँ मैं, पी क्यू और पी आर, पी क्यू प्लस पी आर, वही रहेगा स्टेटमेंट। आप लिख लीजिएगा पूरा, पी क्यू और क्यू आर क्या है यहाँ पे 4.5 प्लस 4.8, तो कितना आ गया 9.3 सेंटीमीटर। और 9.3 किससे बड़ा होता है, 4.9 से बड़ा होता है ना, छोटा थोड़ा होता है। तो फिर से लिखोगे हेयर पी क्यू प्लस क्यू आर इज नॉट लेस देन पी आर, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको लास्ट में एक रिजल्ट लिखना है, जो हमारा कॉन्क्लूजन निकला वो रिजल्ट मैं अब लिखता हूँ, आपको नोट करना है। जब आप इसका और इसका भी निकालो, ये आपको खुद से करना है। 3 मैंने करके दिखा दिया, 2 आपको खुद से और करने हैं, कोई भी मेजरमेंट के करने हैं। उसके बाद जो अब स्टेटमेंट में लिखने जा रहा हूँ आपको वो नोट करना है, ठीक है ना बेटा। तो आपको अभी एक कॉन्क्लूजन लिखना है लास्ट में कि हैंस द सम ऑफ, क्योंकि हर किसी में क्या है, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा है, तो आपको अभी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। हैंस द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सो वी कैन कंक्लूड दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नेवर लेस देन द थर्ड साइड। तो इसने जो बोला था ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट दे रखा था इसने, इसलिए हमने यहाँ से आगे को दोबारा लिखा। Hence we can conclude that the sum of any two side of a triangle is never less than the third side, क्योंकि रियल में होता क्या है, hence the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. Thank you students.